पहले तो धन्यवाद है कि आईपा ने हम लोगों को मंच दिया जनता से अपनी आवाज़ साझा करने के लिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि बनाई। कर्जा माफ़ी, मुझे लग रहा है जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ी करेंगे, और पहली कैबिनेट में उन्होंने 36,000 करोड़ माफ़ किया। तो जनता ही हमारा परिवार है, उनको क्या समस्या है, उनको कैसे दूर कर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। और उसी का परिणाम है कि अभी तक हम लोग राजनीति में हमारी जनता जात पात और धर्म से ऊपर उठ के हम लोग का समर्थन कर रही है और हम लोग कामयाब हो रहे हैं। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए और जनता को अपनी बात रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। आज हमारे साथ बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा के बीजेपी विधायक संजय जायसवाल जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, क्या सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची कि नहीं। आईपा में विधायक जी आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद है कि आईपा ने हम लोगों को मंच दिया जनता से अपनी आवाज़ साझा करने के लिए। विधायक जी, क्या सरकार की योजनाएं आप धरातल तक पहुंचाए? एक सरकार का माध्यम थे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं और हम लोगों ने उसे पूरी शिद्दत से जनता तक पहुंचाया, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी, व्यक्तिगत भी, संगठन के माध्यम से भी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी ज़मीन पे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता को समझाया और जनता ने उसे जाना। अगर हम बात करें रुधौली विधानसभा सड़कों की, तो सड़कों का क्या विकास आपने करवाया? मुझे तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो रुधौली का अपना एक कीर्तिमान बन गया। लगभग 100 सड़कें लोकसभा के चुनाव से पहले योगी जी ने और केशव जी के प्रयास से हमें मिली, और उसका नतीजा ये रहा कि जो सड़कें लगभग 15-20 सालों से इंतजार कर रही थी कि हमारा भी कोई पुरसा हाल होगा, वो योगी सरकार ने उन सड़कों को बनवा के सिद्ध कर दिया कि उन 15 साल से जो लोगों की चिंता थी या उनके मन में ये विचार था कब बनेगा, उसको पूरा किया। अगर हम बात करें शिक्षा का, तो कहीं ना कहीं बार बार सरकार का दावा होता है कि शिक्षा मतलब सुधरी, पहले से सुधारा गया, लेकिन जमीनी हकीकत पे दिख नहीं रही। तो आपके विधानसभा में शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने पहले तो जो वातावरण बनाया, शिक्षा को बेहतर बनाया, हर सांसद, हर विधायक, हर अधिकारी से उन्होंने कहा कि आप एक एक स्कूल गोद ले लीजिए और इनका कायाकल्प करिए, और लोगों ने गोद लिया, उसे कायाकल्प किया। वो एक वातावरण सृजित किया सरकार ने कि सरकार सिर्फ सरकारी धन से ही नहीं बनाना चाहती है, समाज और समाज में बैठे उच्च कोटि के लोगों के प्रयास से भी उसे बेहतर बनाना चाहिए। आपके क्षेत्र में स्कूलों का कितना विकास हुआ, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज और ये सारी चीज़? क्या बड़े स्कूल आपके क्षेत्र में आपके द्वारा लाए गए? नहीं, हमारे यहाँ पहले से ही डिग्री कॉलेजेस हैं, महिला डिग्री कॉलेजेस हैं, और इस तरीके से लगातार इसमें सुधार हुआ है, निजी क्षेत्र से भी और सरकार के क्षेत्र से भी। ITI में हम लोग की जो सबसे बड़ी कामयाबी रही कि तहसील रुधौली में भी ITI और अभी तहसील भानपुर में भी ITI की स्वीकृति हुई है। बालिका के साथ साथ कई क्षेत्र में इसमें सुधार आया है, और शिक्षा के क्षेत्र में रुधौली ने भी सरकार की योजनाओं को धरातल पे पाया है और उसका फ़ायदा यहाँ की जनता को मिल रहा है। सरकार द्वारा आपके विधानसभा में दो नगर पंचायत दिए, ये और इसमें सफलता आपकी मानी जा रही है। क्योंकि हम लोग तो भाग्यशाली हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल को जो क्षेत्र विकास निधि मिलती है उससे मैं समझता हूँ कि जितने बूथ हैं उस पर तो अगर हम अपनी निधि का बंटवारा करें उसकी लागत बहुत कम है। नगर पंचायतों को स्थापित करने के हम लोगों ने उन गाँव में जहाँ नगर पंचायतें स्थापित हुई उनमें विकास की जो
बहार आई, जिसपे लोगों ने देखा कि बिजली, सड़क, नाली और इंटरलॉकिंग, मतलब काफ़ी ऐसे काम हुए जो लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। ये और तो सबसे अच्छा काम हुआ कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उन गरीबों को घर मिल गया जो कभी सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि हमें घर मिल जाएगा, और निर्विवाद घर मिला। ज़्यादा पेपर का तामझाम नहीं था। इस फोटो खींची गई साइट पे, और फोटो के बाद उन्हें अगर पाया गया कि ये पात्र हैं तो तत्काल उनके घर में बनने की स्वीकृति मिल गई और उनके खातों में पैसा आ गया। और पैसा डीबीटी के माध्यम से आने से ये फायदा हुआ कि सीधे पैसा उन्हें मिल रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पारदर्शिता है इस सरकार की। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की जा रही है, और यहाँ बस्ती जनपद में एक चीनी मिल वाल्टरगंज आपके क्षेत्र में ही था, बंद है, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। आपका रुधौली है, साल भर से बजाय किसानों का पेमेंट बाकी है, गन्ना किसानों का। तो इसके लिए आपके तरफ से क्या कार्रवाइयाँ की गई, क्या लड़ाई लड़े आपने जिससे किसानों का पेमेंट हो गया? देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि उनकी सख्ती से बजाज ग्रुप को 1,000 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में देनदारी देनी पड़ी। अभी हाल में जब आखिरी सदन था उस समय सरकार ने एक 22 सर्कुलेशन बिल पास किया। उस बिल से मुझे लगता है बजाज ग्रुप 23 से 61 करोड़ रुपए उन्हें ऊर्जा विभाग से मिलना था। सरकार ने कहा कि आप 1,000 करोड़ हमारा गन्ने का उत्तर प्रदेश के किसानों का भुगतान करिए, तब हम इस पर विचार करें। और 22 सर्कुलेशन बिल के माध्यम से 1,000 करोड़ सरकार ने 500-500 करोड़ करके 2 किस्त लेके उन गन्ना किसानों का भुगतान पूरे प्रदेश में कराया। और अठधमा का लगभग जो देनदारी है, अब मुझे लग रहा है कि हम जनवरी में खड़े हैं, पुरानी देनदारियां लगभग खत्म हो गई। तो ऐसे में सरकार की कोशिश का नतीजा, नहीं तो 1,000 करोड़ की लाइबिलिटी पड़ी रहती है, 2361 करोड़ ऊर्जा विभाग उन्हें दे देता और वो आराम से राज करते। तो योगी जी की मंशा साफ है कि गन्ना किसानों के प्रति है। और रही बात आय दोगुना की, तो ये तो सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाएं निर्मित की उसमें सबसे ताकतवर योजना तो आपकी किसान सम्मान निधि है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि बनाई। कर्जा माफ़ी, मुझे लग रहा है जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ी करेंगे, और पहली कैबिनेट में उन्होंने 36,000 करोड़ माफ़ किया। उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई जाति पाति, कोई धर्म नहीं था। तो ये तो सरकार की मंशा स्पष्ट है। और जो भी हमारे धान और आपके क्या नाम है गेहूं, इन सब की खरीद में सरकार की जो पारदर्शी व्यवस्था रही, अब तो सरकार ने सब ऑनलाइन कर दिया। पहले तो बिचौलिए रहते तो बीच में खेल लेते थे, तो बिचौलिए खत्म हुए तो किसान सीधे जुड़ गया सरकार से और खाते में पैसा आ रहा है। तो ये एक पारदर्शिता का प्रतीक है कि सरकार ने 5 सालों में जो कीर्तिमान स्थापित किया, उससे किसानों के मन में ये भाव है कि जो नीति बनाएगी, आप गन्ना में ही ले लीजिए, सब ऑनलाइन है, बीच में बिचौलिए थे, और ऐसे ऐसे बिचौलिए थे जो बड़े आदमी बिचौलिए थे, जो राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी अदा करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने बिना उनकी चिंता किए उसको ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ के गन्ना किसानों को सीधे ऑनलाइन ही उन्हें जानकारी होती है कि आपका अब ये सट्टा है, ये आपको यहाँ गन्ना पहुँचाना है। विधायक जी, इस समय जो राजनीति चल रही है वो विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं होती है, जाति धर्म पर राजनीति होती है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, मेरी रुधौली विधानसभा भी भाग्यशाली है। इन्होंने मुझे लग रहा है सन 2012 से जाति पाति छोड़ दी, नहीं तो 12,000 बनियों वाला विधानसभा का मैं विधायक हूँ। तो इसका मतलब कि जनता ने जाति पाति धर्म सब छोड़ दिया। जनता सिर्फ काम और विकास पे काम विचार कर रही है। 2012 में हम लोग जीते, 2017 में, और 22 में फिर कमल खिलेगा। इसको आप मानते हैं कि जो पहले जैसी राजनीति थी वो इस समय राजनीति नहीं है? देखिए, राजनीति पहले जो थी उसमें दल कम थे, अब तो दलों की भरमार है। तो जिनके पास कोई काम नहीं है वो कोई धर्म बांट रहा, कोई जाति बांट रहा, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का है तो वो सड़क लेके घूम रहे,
सरकार ने पेंशन बढ़ाई, सरकार ने श्रम विभाग में भत्ता दिया, सरकार ने आयुष्मान भारत दिया, सरकार ने मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए, सरकार ने गरीबों को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए। तो ये सरकार कहीं गरीबों को अपने आप को जोड़ती हुई पाती है, इसलिए उनकी चिंता कर रही है। और ये मान के चलिए कि दलों की संख्या बढ़ने के बाद सबने अपने अपनी जाति के दल बना लिए। पहले कहीं ऐसे बड़े बड़े दल होते थे जो हर जाति को अपने दल में रखते थे। अब तो दल के जातियों के हिसाब से दल बने हैं और वो अपना प्रतिनिधित्व करा रहे हैं और अच्छी खासी बार्गेनिंग कर रहे हैं। इससे तो जाति धर्म का बढ़ावा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय दलों से ही देश और प्रदेश को हम बचा पाएंगे। क्षेत्रीय दलों से जाति पाति का बंटवारा बढ़ा है और ये एक परंपरा जो शुरू हुई है, ये भविष्य की राजनीति के लिए, युवाओं के लिए घातक है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं और सुबह से और शाम तक जब सो के उठते हैं तो जनता के प्रति क्या सोचते हैं? देखिए, अब तो इसी में जीना, इसी में मरना है। अब इस रास्ते को चुना है तो इसमें नाम कमा के जाएंगे। जनता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। परिवार वाले अलग परेशान रहते हैं कि जनता के अलावा तुम्हें कुछ दिखता नहीं। तो जनता ही हमारा परिवार है। उनको क्या समस्या है, उनको कैसे दूर कर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। और उसी का परिणाम है कि अभी तक हम लोग राजनीति में हमारी जनता जात पात और धर्म से ऊपर उठ के हम लोग का समर्थन कर रही है और हम लोग कामयाब हो रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है। आप यहाँ 10 साल से विधायक हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जो अपने मन में बैठाए हैं कि अब की जनता यहाँ जब मौका देगी उसको हम पूरा करेंगे? देखिए, काफ़ी हद तक हमारी रुधौली विधानसभा में सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं काम कर रही हैं। अग्निशमन के केंद्र हैं, नगर पंचायतें हैं और नगर पंचायतें बनाने का सपना है। बिजली पहुंच रही है। बेहतर बिजली में जो और भी चुनौतियां उन्हें दूर करना है। सड़कें जो अधूरी रह गई उन्हें पूरा करना है। और इसके अलावा चूँकि अब सड़कों पे भार बढ़ रहा है तो सड़कों का जो चौड़ाई है उसे बढ़ाया जाए, उच्चीकरण किया जाए, इस पर भी फोकस रहेगा। इन सब के अलावा हम लोग का जो सबसे बड़ी इच्छा है कि हमारी विधानसभा में जो हमारी दोनों तहसीलें हैं, दोनों में हम स्टेडियम बना पाएँ और 2 नगर पंचायत बना पाएँ। इसके अलावा हम लोगों का लक्ष्य है कि और भी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस को हम लोग डेवलप करें। इसके अलावा ये भी कोशिश है कि हम एक बेहतरीन वातावरण के लिए उद्योग से भी इस विधानसभा को जोड़ने में कामयाब हो, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों की यहाँ ज़मीनें तो हैं सरकार की आवंटित, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और अब की हम लोग का लक्ष्य है कि उन ज़मीनों का इस्तेमाल करते हुए सरकार की औद्योगिक इकाइयों के अलावा लोगों को प्रोत्साहित करना है कि औद्योगिक इकाइयों का यहाँ विस्तार हो। इस बार बीजेपी ने टिकट आपके पत्नी को दिया चुनावी मैदान में, क्या कारण था और क्या मुद्दे लेके और जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि पार्टी ने महिला सशक्तिकरण पे हमारी पत्नी को रुधौली विधानसभा में प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार में समूह की महिलाओं को जो ताकत मिली है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कीर्तिमान कभी नहीं बना। इतने सारे समूह बस्ती जनपद में कभी नहीं थे और इससे अगर किसी महिला को काम करने का अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है कि उन समूह की महिलाओं की जो चिंताएं हैं उन्हें तो दूर करेगी ही सरकार। उनके साथ साथ महिलाओं को अगर महिला प्रतिनिधित्व मिलता है तो निश्चित महिलाओं का आत्मबल बढ़ता है और वो ये सिद्ध करने की कोशिश करती हैं कि हम भी ईमानदारी और मेहनत से महिला स्थापित करके अपना प्रतिनिधित्व शामिल कराएं। ये वर्तमान विधायक संजय जायसवाल जी थे, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी चुनावी मैदान में है और महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र के विकास को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं और फिर 2022 विधानसभा में बीजेपी का परचम फिर से रुधौली में लहराएगा। आगे आप लोग आइपा को देखते रहिए। नमस्कार।